देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। 11 बजे से जैसे ही बजट पेश होगा सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से बजट की समीक्षा करते नजर आएंगे। अभी हमारे साथ में राजन सांगी जी मौजूद हैं, श्री कृष्णा जो इंडस्ट्रीज हैं उनके चेयरमैन हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर बजट को लेकर उनकी किस तरीके की अपेक्षाएं बजट से हैं। साथ ही अहम चीज ये है, नोटबंदी के बाद बजट आ रहा है, तो क्या इंडस्ट्रीज किस लिहाज से इस बजट को देंगे? राधे राधे, नमस्कार। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जाए और पूरा भारत, हर देशवासी यही चाहता है कि हमारा देश खूब आगे बढ़े। तो इसके लिए कुछ अहम बातें हैं जो कि हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि इस बजट में आए। वो ये है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो डिमांड बढ़नी चाहिए। डिमांड बढ़ने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है और उसके पीछे बुनियाद होती है कि आप जैसे जैसे अपने सारे टैक्सेस को कम करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा, जितने एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उससे पूरे देश की आय बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, इसका थ्रस्ट होना चाहिए। और इसी कार्यक्रम में अगर एक ही दिशा से फोकस करके आगे बढ़ा जाए कि डिमांड को बढ़ाया जाए तो देश आगे जाएगा। धन्यवाद। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हमारे साथ में एसएस भंडारी जी भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से वो इस बजट को किस लिहाज से देखते हैं और क्या खास इस बजट के लिए वो कयास लगा रहे हैं। और साथ ही सबसे अहम चीज ये होगी कि कॉर्पोरेट टैक्सेस के अंदर भी छूट की उम्मीद इस बजट से लगाई जा रही है, तो उनसे जानते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस की छूट की उम्मीद भी इस बजट से लगाई जा रही है, क्या करें? मैं पहले आपका पहला सवाल का जवाब देता हूं कि बजट से आम जनता को क्या उम्मीद हो सकती है, होनी चाहिए। मैं मैक्रो लेवल पे सोचता हूं कि आजकल बजट एक ऐसी एनुअल एक्सरसाइज हो गई है जो खाली रिसीट एंड पेमेंट्स को मिलाने की कार्यक्रम है। बहुत ज्यादा पॉलिसी चेंजेस बजट में साधारणतया नहीं आते हैं और आजकल ये जो टैक्स रेट्स डिवीजन या जो दूसरे इश्यूज हैं, इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई साल भर चलती रहती है, बाई नोटिफिकेशन और अदरवाइज बजट से तो सबसे बड़ी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं को अच्छी तरह ये नहीं मालूम है कि जीडीपी के बारे में अक्सर चर्चा होती है और वो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आई। मैंने बहुत कोशिश करी थी, पर एक शब्द पकड़ लिया कि जीडीपी इस लेवल पे होनी चाहिए, इस लेवल पे होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी है, ये कम है, ये ज्यादा है। 6.5 से 6.75 हो गई तो कम हो गई, 7.1 एस्टीमेट था तो अब वो कम हो गया। इसका क्या रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत एक मैक्रो लेवल का क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि ये बजट एक नई दिशा देगा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ है और डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी लोगों की बहुत डिफरेंट रिएक्शंस रहे। हर रोज मैं एक सेमिनार में जाता था या लोगों से बात करता था, 5 मिनट बाद मेरा व्यू बदल जाता था। मैं 1 घंटे कहता था मोदी जी ने अच्छा काम किया, थोड़ी देर बाद सोचता था ये गलत काम हुआ। आज भी ये पता नहीं कि इसका क्या लाभ या हानि होनी, विशेष तौर पर जबकि करीब करीब 90% से ज्यादा करेंसी जो सोचते थे कि ये इलीगल इलिसिट मनी है, इलीगल है, टेररिस्ट मनी है और ब्लैक मनी है, अब वो सारी अगर सिस्टम में आ गई 95% या 90% तो आ ही गई, पक्का ये मालूम है, क्योंकि ये फिगर गवर्नमेंट ने आज तक डिस्क्लोज किया नहीं है। तो इस सिचुएशन में इसका क्या फायदा होगा? अब फायदा, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव थे इसके, टेकिंग आउट द टेररिस्ट मनी, इलिसिट और ड्रग स्मगलिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरा था ब्लैक मनी। तो ये चारों ऑब्जेक्ट कितने इनके सही हुए? एक अहम चीज ये है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम बात करें, जैसे नोटबंदी हुआ, यकायक एक फैसला लिया गया, इंडस्ट्रीज ने इसको किस लिहाज से देखा और किस तरीके का रिएक्शन उनका शुरुआती तौर पर था और अब किस तरीके का रिएक्शन इतने दिनों बाद है? जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि हर प्रतिदिन चाहे टीवी चैनल थे, चाहे इकोनॉमिस्ट थे, चाहे बैंकर्स थे या पास्ट गवर्नर्स थे रिजर्व बैंक के, सबके अलग अलग इसके बारे में रिएक्शंस आने लग गए। चलिए अभिमन्यु, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस
देखिए, साफ तौर पर अगर जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर टूरिस्ट के लिए भी काफी फेमस माना जाता है और टूरिस्ट प्लेस मानी जाती है। हमारे साथ एक होटेलियर जुड़े हुए हैं, आनंद सिंगल डेजर्ट इन से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके किस तरीके के जो बजट है, आकांक्षाएं क्या है बजट को लेकर। नमस्कार आप सब लोगों को। सबसे पहले तो बधाई, नया बजट आने जा रहा है। जबकि ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं, लीडरशिप की चेंजेस हुई हैं पूरी दुनिया में, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे इस कंट्री में चैलेंजेस है। मैं मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट और टेक्निकल एजुकेशन सभी सेक्टर में हूँ। सीआईआई का पूर्व चेयरमैन भी हूँ। तो मैं इन जनरल जो है वो आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकार के सामने काफी चैलेंजेस हैं और इस डिफिकल्ट टाइम में हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो है वो सरकार का इनिशिएटिव और मोटिव ये है कि जीएसटी जब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है तो वो इकोनॉमी को कैसे जो है एक फ्रंट पे लेके आए और लोगों का सभी का विकास हो, एम्प्लॉयमेंट भी आए। तो हमें तो काफी ज्यादा उम्मीद है, खाली होटल इंडस्ट्री को ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर सेक्टर को सभी है। और मुझे ऐसा पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये बजट सभी के लिए जो है एक नई उम्मीद देने वाला है। सभी सेक्टर्स के अंदर कॉर्पोरेट टैक्सेस भी कम होने की उम्मीद है, पर्सनल टैक्सेस की लिमिट भी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बिजनेसमैन के हाथों में तो फिर भी काफी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि वो अपने टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर वाले जो लोग हैं उनको काफी रिलीफ की जो है वो जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जो हैं वो डेफिनेटली सैलरी सर्किल के लोगों के लिए एक अच्छा बजट पेश करेंगे। अभी हमारे साथ में किशोर रुंगटा जी जुड़े हैं, मान स्ट्रक्चर्स से हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की इंडस्ट्री थी तो नोटबंदी के बाद किस तरीके का जो चेंजेस आए, अब किस लिहाज से इस बजट को आप देखते हैं? देखिए, नोटबंदी से एक बार तो टेम्पररी बहुत सेटबैक लगा है, जो कि अगर हम माने या ना माने, क्योंकि अलग अलग फोरम्स में इसके अलग अलग डिस्कशंस हुए हैं, मगर मेरा पर्सनल मानना यह है कि इससे काफी बड़ा ट्रेड खराब हुआ है डिमोनेटाइजेशन से। मगर लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें तो हम देखेंगे कि जितना रुपया है वो रुपया पूरा का पूरा बैंकों में आ गया है। अगर बैंकों में वो रुपया आ गया है तो उसका रोटेशन बैंकों के माध्यम से होगा, और अगर रोटेशन उनका बैंकों के माध्यम से होगा तो नेचुरली इकोनॉमी हमारी एक नंबर की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक बहुत अच्छा आना चाहिए। इससे रेवेन्यू इंक्रीज भी आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली डेफिसिट फाइनेंसिंग को तो आपको कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। पर्टिकुलरली अगर आप समझिए एम्बिशियस स्कीम्स को सामने लाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग है, या गरीबों को रिलीफ देनी है, या नरेगा को आगे चलाना है, या डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी आपको उनके अकाउंट्स में करना है, तो इन सब चीजों के लिए आपको रेवेन्यू तो इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि नेट को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक एक बहुत बड़ा फेलियर हम करेंगे। आज अगर हम देखते हैं तो आज शॉपकीपर्स को अगर देखें तो अगर आप यहाँ से एमआई रोड की तरफ जाएं तो इतने शॉपकीपर्स होते हैं जिन लोगों की रेवेन्यू, एक पान वाले की लीजिए तो पान वाले की रेवेन्यू भी आज कम से कम 25 से 30 हजार रुपया पर डे है, मगर वो नेट में नहीं है। इन लोगों को टैक्स के नेट में लाना जरूरी है। किस तरह से सरकार इनको टैक्स के नेट में लाएगी ये बताना तो मेरे लिए मुश्किल है। क्या तो लाइसेंसिंग सिस्टम इनके लिए इंट्रोड्यूस करे जिससे कि ये नेट में आए, मगर बाय एंड लार्ज मैं मानता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट इस चीज से कॉन्शियस है कि वो हर सेक्शन को किसी न किसी तरह की रिलीफ जरूर देगी। बैंकिंग टैक्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स मेरे ख्याल से जरूर लगाएगी, क्योंकि जो आकृति का प्रपोजल था उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में टैक्सेशन रेट को न केवल कम करेगी, मगर ऐसा मेरा ख्याल है कि ड्यू कोर्स में टैक्सेशन को बिल्कुल कंप्लीटली, इनकम टैक्स को खास तौर पर खत्म कर देगी। जीएसटी का जहां तक सवाल है, उससे एक चेन बनेगी जिससे कि एक ट्रैकिंग बड़ी पॉसिबल हो पाएगी। इसलिए जीएसटी एक बहुत अच्छा मुद्दा है जो कि काफी सालों से चल रहा है, मगर अब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेजेस पर आ गया है। रिबेट्स की, इंडस्ट्रीज की रिबेट्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है किस तरीके की रिबेट्स और इंडस्ट्रीज को मिल सकती है? देखिए, जहां तक रिबेट्स का सवाल है, मेरे पर्सनल मानना है कि इनकम टैक्स का स्लैब नीचे करना चाहिए और जितने रिबेट्स हैं उनको सबको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये रिबेट्स के माध्यम से हम बाय एंड लार्ज
ये करते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली टैक्स में कंसेशन देते हैं जो कि सामने नजर भी नहीं आता। ये रिबेट्स जो वर्ड है या जो सब्सिडी वर्ड है, इन सब चीजों को तो गवर्नमेंट को सूनर और लेटर खत्म करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्सेशन के नेट में लाना पड़ेगा, जो पॉसिबल है ओनली बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांजैक्शन टैक्सेस। क्योंकि आज समझिए आप केवल 2.5% हिंदुस्तान का आदमी ऐसा है जो कि टैक्स देता है, 97.5% लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स के नेट में नहीं है। ये नेट को बढ़ाने के लिए आपको जो भी करना है वो करना पड़ेगा और तभी जाके टैक्सेशन आपका इंक्रीज करेगा। बिकॉज हमारा बजट अल्टीमेटली क्या 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो एक बहुत बड़ा फिगर नहीं है। अगर हाइपोथेटिकली हम माने तो अगर 20 लाख आदमी अगर 1-1 करोड़ रुपया साल का दें तो 20 लाख करोड़ रुपया अपने आप हो जाता है। इतना हमारा रीच इतना लिमिटेड है, उसको किस तरह से गवर्नमेंट अटेन करेगी ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे साथ और भी लोग जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसमें रिबेट की इस बार अगर हम बात करें, इनकम टैक्स की बात करें तो काफी बड़े स्लैब को जो है छूट मिलने वाली है, 8 लाख रुपए तक की छूट। I do not really have any special comments to give on this aspect, but what I would like to, I'm from the healthcare sector, and what I really would like to say is that demonetization, picking up the thread from what Mr. Rungta has correctly said, the effect of demonetization is on an absolute slowdown on the economy, and that has affected the purchase parity, the purchasing power of the common man. Now, if you have to increase this consumerism, you have to give certain rebates, like you said. You have to make things easier for the manufacturing industries and for the basic rights of the people, for example, healthcare. So, in that चलिए same अभिमन्यु, respect, आपको I यहाँ think